यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कथन है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य की स्थापना करे, यही न्याय है। ये कथन किसका है? ये कथन प्लेटो महोदय का है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो कहते हैं कि समाज में या राज्य में सभी व्यक्ति जो है अपने अपने कार्यों को करते हुए एक दूसरे सामंजस्य की स्थापना करें, यही न्याय है। प्लेटो ने अपने राज्य के लोगों को 3 भागों में डिवाइडेड किया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन 3 भागों में प्लेटो ने डिवाइड किया है और इन 2 भागों को उन्होंने अभिभावक वर्ग में रखा हुआ है। अभिभावक वर्ग कह सकते हैं या फिर संरक्षण वर्ग भी कह सकते हैं इसको आप। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है? इसके लिए इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की है। जो अभिभावक वर्ग है इसके लिए इन्होंने क्या किया है? साम्यवाद की स्थापना की है। इस साम्यवाद को अगर हम देखें, इसका मतलब क्या होता है? तो निजी स्वामित्व हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना ही साम्यवाद कहलाता है। यानी कि इसमें कोई अपना प्राइवेट संपत्ति नहीं होती है, खुद का कुछ नहीं होता है, जो होता है सार्वजनिक होता है। इसमें इन्होंने 2 चीज़ों को रखा है इस साम्यवाद की स्थापना जो की है। इसमें एक तो इन्होंने परिवार रखा है, परिवार, दूसरा संपत्ति। इन्होंने बताया है कि जो ये अभिभावक वर्ग है इसका ना तो परिवार होगा और ना ही संपत्ति होगी, ये सब सार्वजनिक होगा। परिवार, इस कम्युनिटी के अंदर जो अभिभावक वर्ग है इसके अंदर जितनी भी स्त्रियां होंगी वो सभी जो वहाँ के मर्द होंगे, इस कम्युनिटी के अंदर अभिभावक वर्ग जितना भी होगा सभी मर्दों के साथ संबंध स्थापित कर सकेंगे और सभी एक प्रकार से वो सभी को पति का दर्जा दे सकती हैं। और जितने भी वहाँ के मर्द होंगे, जो आदमी होंगे, वो सभी स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और सभी स्त्रियों को पत्नी के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर निजी कुछ भी नहीं होगा और इनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनको पैदा होते ही राज्य अपने अधीन कर लेगा, यानी कि अपने अंडर में ले लेगा और उनका पालन पोषण खुद करेगा। और इन पेरेंट्स को जिनसे ये बच्चा उत्पन्न हुआ है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उनका बच्चा कौन सा है। यानी कि बच्चे भी उस कम्युनिटी में साम्यवाद की जो इस अभिभावक वर्ग की कम्युनिटी में बच्चों का भी साम्यवाद हो जाता है। यानी कि किसी का कोई निजी बच्चा नहीं होता है, सब सभी के बच्चे होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने दूसरी चीज़ क्या रखी है? संपत्ति को रखा है। इसके अंदर साम्यवाद के अंदर संपत्ति को रखा है और कहते हैं कि किसी भी अभिभावक वर्ग में, चाहे वो शासक वर्ग हो या सैनिक वर्ग हो, राजा हो या सैनिक हो, तो इनकी अपनी संपत्ति नहीं होगी। इनकी जो भी खर्चे होंगे वो राज्य वहन करेगा, राज्य उठाएगा। इनकी खुद की संपत्ति नहीं होगी। इससे कि इन्होंने क्या कहा है? इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके अंदर लालच नहीं होगी। जो अभिभावक वर्ग होगा, जिसकी देश की, राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी है जिन पर, उनमें लालच नहीं होगी, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और साम्यवाद का उद्देश्य क्या होगा? आदर्श राज्य की स्थापना। क्योंकि प्लेटो क्या करना चाहते थे? प्लेटो चाहते थे कि एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उसी के लिए इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की। साम्यवाद में परिवार और संपत्ति के लिए इन्होंने साम्यवाद को सपोर्ट किया है। प्लेटो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्र किया है, घर की 4 दीवारी से स्त्रियों को स्वतंत्र किया है। ये कहते हैं कि जिन स्त्रियों में जो स्त्रियां इस वर्ग में आ जाएंगी, इसमें सिर्फ उन्होंने पुरुषों को नहीं रखा है, स्त्रियों को भी रखा है इस वर्ग में। और जो स्त्रियां इस वर्ग में आ जाएंगी तो वो क्या करेंगी? राज्य को अपनी सेवा दे पाएंगी, आदर्श राज्य को स्थापित करने में। और इनके पास जब बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होगी, घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ये अपना योगदान राज्य के उत्थान में या राज्य के कार्य के संपादन में लगा पाएंगे। तो इन्होंने ये पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने स्त्रियों को सपोर्ट किया, स्त्रियों को स्वतंत्रता दी है घर के कामकाज से। और इसलिए प्लेटो कहते हैं
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ये तीनों वर्ग जो हैं अपने निर्धारित कार्य को करते रहें, यही न्याय है। हाय एवरीवन, आज हम महत्वपूर्ण कथनों को कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि याद करने से चीज़ें जो कथन वगैरह हैं वो कुछ दिन में कंफ्यूज रहते हैं हम कि किसने कहा, क्या किसने कहा। तो इनको कुछ इस तरह से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। जब हम नॉलेज को रिलेट करते हैं तो वो नॉलेज फिक्स हो जाता है, उसके पीछे एक स्टोरी हो जाती है। हर एक कथन के पीछे जब एक स्टोरी होगी, जब एक वहाँ से हम कुछ रिलेट कर पाएंगे किसी इवेंट को, किसी जो है घटनाओं को, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रुकेंगी, रिटेन होंगी वहाँ पर। तो हम कथनों को कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि वो हमें याद ना करने पड़े, हम उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरी से रिलेट कर दें, या फिर कोई उसमें ट्रिक भिड़ा दें। कोई ट्रिक के ज़रिए उनको याद करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई स्टोरी रिलेट करके उसको याद करने की ज़रूरत करेंगे। तो आज हम अपने महत्वपूर्ण कथन देखेंगे इसमें, जो कि आगे आपको स्टोरी या किसी रिलेट करके दिया जाएगा इसमें। अगला कथन हम देखेंगे, न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। न्याय क्या है? समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे शिशिरो महोदय ने। शिशिरो महोदय ने। अब इसको क्या करते हैं हम ट्रिक से समझते हैं। न्याय क्या है? ये समस्त सद्गुणों, इसमें ये भी सा है और ये सा है, दो सा हुए और यहाँ भी दो सा हैं, शिशिरो। तो हम जहाँ पर आएगा न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है, वहाँ हो जाएगा क्या है? ये कथन सिसरो ने कहा है। समस्त सद्गुणों, दोनों में सा है, एक इसमें सा है, एक इसमें सा है, और यहाँ पर भी दो सा हैं। तो जहाँ न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है, वो दो सा यहाँ पर है और दो सा यहाँ पर है। तो ये सिसरो से रिलेटेड कथन है। ये कथन किससे रिलेटेड है? ये प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। ये कथन किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। ये अरस्तु का कथन है। ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु महोदय ने ये कथन कहा है। अरस्तु इसलिए कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति राज्य में क्या करता है कि अपना जिस रेशियो में वो योगदान देता है राज्य के कार्यों में, राज्य के कार्य करता है, तो उसी रेशियो में राज्य उसको पद और सोपान देता है। क्या देता है? पद और सोपान, यानी कि सुविधाएं देता है। पद देता है और सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये जब व्यक्ति जब बड़ा काम करता है तो उसे बड़ा पद मिलता है और बड़ी फैसिलिटीज़ भी, अच्छी फैसिलिटीज़ भी उसको दी जाती हैं। और उसी राज्य में यदि व्यक्ति छोटा काम करता है या कम काम करता है या उसका छोटा योगदान है, तो उसको पद भी छोटा मिलता है। क्या मिलता है? छोटा पद मिलता है और फैसिलिटीज़ भी कम मिलती हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति जितना अधिक योगदान देता है, राज्य के कार्यों में अपना योगदान देता है, उसी रेशियो में उसका जो है उसको पद और सोपान मिल जाना ही न्याय है। यानी कि उसी उचित भाग, उसकी जो व्यक्ति का कार्य है और उसका उचित भाग, मतलब उचित एक रेशियो में उसको जो है सारे अधिकार मिल जाना, पद मिल जाना ही न्याय है। ऐसा अरस्तु का मानना है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अगला कथन है हमारा, यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा होता है। ये कथन किसका है? ये कथन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। ये कहते हैं कि यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा हो जाता है। अब इसको हम रिलेट करते हैं ट्रिक के थ्रू, क्योंकि राजा मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। किंग ये राजा हैं। कौन है ये? राजा हैं। तो राजा को क्या होता है कि न्याय और अन्याय को लेकर के बहुत चिंता रहती है। तो वो क्या कहते हैं, यदि कहीं भी अन्याय हो रहा, अगर एक जगह अन्याय हो गया, एक उनसे फैसला गलत हो गया, तो हर जगह न्याय के लिए खतरा पैदा हो जाता है। यानी कि वैसे ही चीज़ें दोबारा बार बार वैसी चीज़ों को, जो फैक्ट्स हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाएगा और हर जगह अन्याय का
जो न्याय के लिए खतरा हर जगह पैदा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह रिलेट कर लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर यदि कहीं भी अन्याय होता है, क्योंकि ये राजा है, इनको अन्याय पसंद नहीं है, तो ये कहते हैं यदि कहीं भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हर जगह खतरा पैदा हो जाता है। इसको हम इस ट्रिक से देखेंगे। अगला कथन है, न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन संत अगस्टाइन महोदय का है। संत अगस्टाइन कहते हैं न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। तो ये क्या है? ये संत हैं। आप इसको रिलेट करें, थोड़ा ट्रिक के द्वारा समझेंगे और इसको फिक्स कीजिए। ये संत हैं और संत क्या है? ये संत का अपोजिट क्या होता है? डाकू होता है। संत का एक सेंट है, उसका अपोजिट क्या होता है? डाकू होता है। तो जहाँ पर संत अगस्टाइन है वहाँ पर वो बता रहे हैं कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। तो संत को डाकुओं के झुंड से रिलेट कर सकते हैं कि संत अगस्टाइन क्या कहते हैं, क्योंकि संत को न्याय पसंद होता है और जहाँ का न्याय अभाव, वो मानते हैं कि जहाँ पर न्याय का अभाव होता है वहाँ राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ इससे अच्छी ट्रिक आपके पास हैं, ट्रिक्स हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं उनका भी यूज करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगला हमारा जो कथन है वो है, न्याय शक्तिशाली का हित है। ये बहुत ही फेमस कथन है और इसको कहता कौन है? ये कहने वाले हैं थ्रेसिमेकस महोदय इस कथन को कहते हैं। ये इनका कथन है, न्याय शक्तिशाली का हित है। अब क्या होता है, अगर इसको हम रिलेट करें कि जो थ्रेशर होता है, जो गांव में यूज होता है ना, थ्रेशर फसल काटने के लिए थ्रेशर यूज होता है, तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। जहाँ मज़दूर महीनों लगे रहते हैं एक खेत में काटने के लिए, वहाँ ये बस कुछ घंटों में, 1-2 घंटों में काट के सारा पूरा खेत काट के रख देता है। तो क्या है, ये थ्रेशर बहुत शक्तिशाली होता है। और ये क्या कहता है, जो शक्तिशाली होते हैं गांव में, जिनके पास धन होता है, और उन्हीं के हित में काम आता है, क्योंकि गरीब तो इसको यूज नहीं कर सकते, ना खरीद सकते हैं, ना उसको यूज करके उससे कमाई कर सकते हैं। जो वहाँ शक्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रेशर को खरीदते हैं और खेतों की कटाई करके, जो गांव में जितने भी खेत होते हैं उनके अनाजों की कटाई करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये उनके हित में होता है। किसके हित में होता है? जो वहाँ के लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग, धनवान लोग, उनके हित में होता है। तो जहाँ पर थ्रेसिमेकस जहाँ न्याय शक्तिशाली का हित है, ऐसा कथन आता है, तो वहाँ आपको थ्रेशर और गांव के धनवान लोगों के हित से इसको रिलेट कर देना है। तो न्याय शक्तिशाली का हित है, ऐसा हो जाएगा, न्याय शक्तिशाली का हित है। ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आपको हर जो कथन है उसके साथ डालनी होगी, तभी वो फिक्स होंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत थोड़े से टाइम में आप चीज़ों को फिक्स कर देते हैं, जब उसको किसी चीज़ के साथ या किसी इमेजिनेशन के साथ उसे जोड़ देते हैं, कुछ इमेजिन कर लेते हैं उसको रिलेट करते हुए। अगला कथन है जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। ऑस्कर वाइल्ड महोदय ने क्या कहा है कि एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है, वह यह है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक ही बात बुरी है कि जो अन्याय से भी बुरी है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार ही नहीं है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको कहा किसने है? इसको कहा है ऑस्कर वाइल्ड महोदय ने इसे बोला है। ये इनका कथन है, ऑस्कर वाइल्ड। अब वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। और जंगली क्या करता है? जंगली करता है कि सब चीज़ों को वो शक्ति से, तलवार से, हथियार से और शक्ति से हल करना जानता है। तो न्याय की देवी के हाथ में तलवार नहीं है, तो ये बात उसको बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि वो खुद तो जंगली है। तो वो उसी हिसाब से सोचता है कि नहीं, ये न्याय की देवी के हाथ में तलवार होगी तभी न्याय होगा, बिना तलवार के तो न्याय हो ही नहीं सकता है। यानी किसी वो जो है
कन्वर्जेशन, बातचीत करके समझौते में, किसी डील में वो विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ शक्ति पर विश्वास करता है, हथियारों पर विश्वास करता है, क्योंकि वो एक वाइल्ड है, जंगली है। तो इसको इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार नहीं है, ये बात जो है अन्याय से भी बुरी है। तो ऑस्कर वाइल्ड, इसको आप कर सकते हैं रिलेट इस तरह से। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऑड भी लगेगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पर क्या करोगे, अगर याद करना है तो इनको इसी तरह से रिलेट करना होगा। कहीं ना कहीं स्टोरी से आपको रिलेट करना होगा, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी इनके बारे में। अगर आपके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं तो हमें सेंड कीजिए। अगला कथन है हमारा जोसेफ एडिसन का। ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि न्याय अपने और पराये तथा शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करता, इसलिए न्याय को अंधा दिखाया गया है। तो ये जो हमारे ये कथन किसका है, जोसेफ एडिसन। ये जोसेफ एडिसन का कथन है। और क्योंकि ये एडिसन का मतलब आप देख सकते हैं, तो यानी कि कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब आप कर सकते हैं कोई चीज़ ऐड करना। तो ये कह रहे हैं कि ये सबको इकट्ठा करके चलते हैं, शत्रु एवं मित्र और जो अपने और पराये, ये सभी को एक जैसा मानते हैं और इन सबको ये जोड़ के चलते हैं। तो एडिसन से आप मान सकते हैं कि ये इन्होंने सबको क्या है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, इन सबको जोड़ के रखा हुआ है। और इन्होंने अपने पराये में, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करते हैं। ये न्याय के प्रेमी हैं और अपने पराये में, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करते हैं, सबको ये जोड़ के रखते हैं। वासुधैव कुटुम्बकम इनका मूल मंत्र है। क्या है, वासुधैव कुटुम्बकम मूल मंत्र क्या है इनका, वासुधैवम कुटुम्बकम इनका मूल मंत्र है। और आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है, बट आप इसको एक स्टोरी की तरह कर सकते हैं कि ये जो एडिसन महोदय हैं, इनका विश्वास क्या है, सबको ऐड करने में, सबको जोड़ने में, सबको इकट्ठा रखने में। और ये अपने पराये, शत्रु एवं मित्र में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, न्याय के प्रेमी हैं और सबको अपना परिवार की तरह मानते हैं। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये किसने किया है, जोसेफ एडिसन ने दिया है ये वाला। ये कथन जॉन रॉल्स महोदय का है। ये क्या कहते हैं, सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, लेकिन दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है, सुखी व्यक्तियों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, दुखी व्यक्तियों के दुख को कम नहीं किया जा सकता। तो ये जॉन रॉल्स महोदय कहते हैं। ये जॉन रॉल्स की इनकी बुक क्या थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है। इसमें इन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या किया है, 20वीं शताब्दी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे किसके, न्याय के क्षेत्र में इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये सिद्धांत इन्होंने कहाँ पर किया है, अपनी इसी बुक में थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। और ये कहते हैं कि जो राज्य की या समाज की प्राइमरी वस्तुएं होती हैं, प्राइमरी यानी कि जो मूलभूत वस्तुएं हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही फेयर तरीके से होना चाहिए। उसमें इसी बात को लेकर के उन्होंने 20वीं शताब्दी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें इन्होंने मूलभूत चीज़ें ये बताई हैं कि जो है
प्राइमरी वस्तुएं जो होती हैं उनका फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि समाज के सभी लोगों को वो चीज़ें मिल सकें और सभी उसका फ़ायदा उठा सकें। यही न्याय है, ऐसा इन्होंने बताया है। और इसमें इन्होंने रॉल्स ने मूल स्थिति में 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता का अवसर मिलना चाहिए जो दूसरे के द्वारा निभ सके, यानी कि सबको समान स्वतंत्रता के सिद्धांत को इन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विस्तृत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दूसरों के द्वारा भी निभ सके, अर्थात समान स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है। और जो दूसरा सिद्धांत दिया है इन्होंने, वो सामाजिक आर्थिक विषमता को कम इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए जो सामाजिक आर्थिक विषमता का क्रम है इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिल सके। यानी कि जो समाज में आर्थिक विषमता है बहुत ज़्यादा, उसको इस तरह से चलाना चाहिए, उसको इस तरह से मोल्ड करना चाहिए, अगेन उसको इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं उनको अधिकतम लाभ मिल सके, यानी कि जो गरीब हैं राज्य में उनको अधिक लाभ। और इसी जो दूसरा था सिद्धांत, इसी का खंड खा है, उसमें ये क्या बताते हैं, सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो, यानी कि सभी को जो अपॉर्चुनिटी हैं जो भी राज्य में, उनको सभी को समान रूप से वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौके अवसर जो हैं सभी को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार पार्कर महोदय ने क्या कहा है, न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य कहा है। न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य कहा है। भाई ये पार्कर हैं, अब इसको हम रिलेट करते हैं। गाड़ी आपने पार्क की किसी पार्किंग में, उसका चार्ज है माना कि 50 रुपीज़ है या 20 रुपीज़ है, कुछ भी है, उसमें स्लिप पे लिखा हुआ है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जब हम गाड़ी निकालते हैं तो घंटे के अकॉर्डिंग हमारा जो है प्राइस का यानी कि मूल्य का कैलकुलेशन होता है कि हमें कितने पैसे देने हैं। वो जो 20 रुपये होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं, और लेकिन अगर हम वहाँ पर 4 घंटे रुक रहे हैं किसी मॉल में या ज़्यादा रुक रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो भाई गाड़ी तो पार्क कर दी, लेकिन अंतिम मूल्य क्या होगा जब हम गाड़ी निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कर सकते हैं। जो लिखा हुआ मूल्य है वो कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अंतिम मूल्य क्या होगा, अंतिम मूल्य होगा जब हम गाड़ी को निकालेंगे वहाँ से, तब उसका अंतिम मूल्य पता चलेगा। तो ऐसे ही इन्होंने पार्कर से आप अंतिम मूल्य का, भाई गाड़ी निकालेंगे तो उसका अंतिम मूल्य भी तब पता चलेगा जब गाड़ी निकालेंगे। तो जहाँ पर अंतिम मूल्य जैसा आता है, न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य कहा गया है, और तो उसको आप पार्किंग से रिलेट करना, और पार्कर महोदय ने ये दिया है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इससे अच्छी कोई ट्रिक आपके पास है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। ऐसे अगला कथन है हमारा, क्या है, न्याय संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। न्याय संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। ये कौन कहता है, ये कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य कौन थे, ये प्रथम भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक निरंकुश राजा की अवधारणा को माना था। इन्होंने जो राजा था उसके आदेश को सर्वोपरि रखा, यानी कि अंतिम निर्णय जो है राजा का ही मान्य होगा, और राजा का आदेश ही सब कुछ होगा। राज्य में राजा का आदेश ही न्याय होगा, राजा का जो आदेश देगा वही कानून बन जाएगा। तो जो सर्वोपरि स्थान था वो राजा को दिया इन्होंने, और इसी को ये कहते हैं कि न्याय संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। और ये मानते हैं जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हैं, वो इसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानते हैं। किसको, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानते हैं कौटिल्य महोदय, सामाजिक समझौते। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ये महत्व देते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि जो राज्य बना है वो लोगों के समझौते के द्वारा बना है। और इसमें जो कृषि में लगी हुई जनता, और इनके एक कथन से पता चलता है जो कृषि में लगी हुई जनता है वो 1/6 भाग अपने उत्पादन का जो है 1/6 भाग
कृषि में लगी जनता राजा को टैक्स के रूप में देगी, और 1/10 भाग जो है, जो वहाँ के दूसरे उत्पादन करता है व्यवसाय में, जो व्यवसाय में लगे हुए हैं लोग हैं, वो 1/10 भाग राजा को टैक्स के रूप में देंगे। ऐसा ये कहते हैं, इनके कथन से पता चलता है। और इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये के सामाजिक समझौते के, कौटिल्य क्या थे, सामाजिक समझौते के पक्षधर थे, यानी सामाजिक समझौते को मानते हैं कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए और तरह बेतरह की स्टोरी से रिलेट करते हुए और स्टोरी इमेजिनेशन के साथ अगर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।